Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is first chapter in class 5th NCERT Environmental Studies. The chapter name is Super Senses. So देखते हैं Has this ever happened to you, है ना। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है हमें, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वो टिफ़िन कर रहे थे और उनके टिफ़िन से एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड है कुछ एक चिड़िया लेके उड़ गई। ओके, सो यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। सो ठीक है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। तो देखिए 3 इंसिडेंट्स यहाँ दिए गए हैं कि आप खुले में बाहर खाना खा रहे थे और एक चील ऊपर से उड़ती हुई आई और उसने आपके रोटी का टुकड़ा लेके उड़ गई। देन एक है कि आप खा रहे थे और आपके हाथ से कोई मीठी चीज़ है, बिस्किट या कुछ है, वो नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर में, कुछ मिनट्स में वहाँ पे चींटियों का ढेर लग गया। एंड थर्ड इंसिडेंट है कि आप बहुत धीरे से एक सोते हुए डॉगी के पास से निकले, बट स्टिल वो सोते हुए भी उसके कान बिल्कुल खड़े हो गए, है ना। हिज ईयर्स शॉट अप एट वंस। सो वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। तो जिस तरह से हम हर चीज़ को सेंस करते हैं, एनिमल्स के पास भी सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो उनको दिखता भी है, सुनाई भी देता है, स्वाद भी लेते हैं, सूंघते भी हैं और फील यानी महसूस भी करते हैं। ओके, स्पर्श वगैरह को। व्हेन यू पैट अ डॉग, है ना, जब अपने डॉगी को रब करते हो, प्यार करते हो, तो ही नोज कि यू आर लविंग हिम, है ना। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स हैं जो शिकार करते हैं तो वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। और कुछ हैं जो बिल्कुल हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ हैं जो अपने ही फ्रेंड्स को उनकी स्मेल के थ्रू दूर से ही जान जाते हैं कि मेरा कोई साथी, मेरा कोई फ्रेंड इधर आसपास है ना, चलो मस्ती करते हैं। ओके, द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो एनिमल का जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ अमेजिंग सेंसेस है। तो सबके पास बहुत ही अमेजिंग सेंसेस हैं, है ना। हाउ डिड द एंट रिकोगनाइज अ फ्रेंड। अब एंट्स की ये जो हमें एक लाइन दिख रही है, पूरी चींटियों की लाइन लगी हुई है। सो ये कैसे आपस में एक दूसरे को पहचान के और लाइन बना लेते हैं। एन एंट ऑलवेज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड। तो एंट क्या है, वो ज़मीन पे ही चलती है सीधे सीधे, है ना। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। अब एक चींटी जो है वो उधर से आ रही थी और उसने फिर देखा कि एक पूरी चींटियों की लाइन दूसरी तरफ से आ रही थी, है ना। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो जो पहली वाली चींटी थी जो अकेले जा रही थी वो तुरंत से अपने छेद की तरफ चली गई, अपने घर की तरफ, होल की तरफ। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। और उस होल के पास एक गार्ड भी है ना। वो कौन है? वो भी एक एंट ही है। जैसे हम ह्यूमंस में आपस में कोई गार्ड है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है ना। उसी तरीके से एंट्स की जो फैमिली है, एंट्स की जो कम्युनिटी है, उनकी सोसाइटी में भी उनका होल मीन्स उनका जो होम है उसको गार्ड करने के लिए कोई एंट होती है, उसको गार्ड एंट बोलते हैं। ओके, और उसने उस फर्स्ट एंट को पहचान लिया जो उस इंफॉर्मेशन को लेके आई थी और उसको अंदर आने दिया। सो थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। अब उस एंट को कैसे पता चला कि जो बाकी जो एंट्स हैं वो इस ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। और उस गार्ड एंट ने पहली वाली एंट को कैसे पहचाना। ट्राई दिस एंड राइट। Drop some sugar, jaggery, anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. So how long did it take for the ants to come? अब ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ वगैरह या कोई मिठाई है उसको ज़मीन पे गिरा दीजिए, रख दीजिए और आप देखिए कि कितनी क्या होता है। फिर क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग, कितना समय लगता है चींटियों को वहाँ आने में। आई गेस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। डिड वन एंट कम फर्स्ट और द ग्रुप ऑफ एंट्स। तो अब आप ये बताओ कि एक एंट पहले आई थी या सीधे सीधे पूरा ग्रुप आया था। तो हमेशा पहले एक एंट आती है, फिर उसके बाद उसको फॉलो करते हुए ग्रुप आ जाता है। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। अब एंट्स उस फूड के साथ क्या करती हैं, उसको वो छोटे छोटे टुकड़े हाथ से लेके, है ना, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अपने होल्स की तरफ लाइन बाय लाइन चलना शुरू कर देती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो अपने होल्स की तरफ जाती हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, येस, है ना। हमने देखा है चींटियों की एक पूरी लाइन चलती है ना, दे वॉक इन अ लाइन। सो टीचर्स नोट है चिल्ड्रन ऑफ दिस एज एंड इंटरेस्ट इन एनिमल्स एनकरेज देम टू शेयर एक्सपीरियंस। ओके, सो ये तो आपने देखा ही है ना कि घर में जब चाय का एक ड्रॉप भी गिर जाएगा तो वहाँ से लेके जहाँ चींटियों का घर है वहाँ तक एक पूरी लंबी सी लाइन चलती जाएगी। सो नाउ ऑब्जर्व एंड हाउ डू द एंट्स मूव। अब ये कह रहे हैं कि आप देखो कि एंट्स कैसे मूव करती हैं।
So many years ago, a scientist did many experiments like this. He found that as the ants move, they leave a smell on the ground. तो बहुत साल पहले, बहुत समय पहले कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे, है ना, कि ये हो कैसे रहा है। तो उनको ये पता चला, उनको ये समझ आई कि जब एंट्स ज़मीन पे चलती हैं तो वो अपनी एक स्मेल धरती पे छोड़ती चलती हैं, ठीक है, और जो दूसरी एंड्स है वो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए आती हैं, है ना। सो नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो अब आपको पता चला कि आप जब उनका पाथ रोकने की कोशिश करोगे पेंसिल से या किसी चीज़ से, तो फिर भी वो जो है रुकती नहीं है, वो उसके उधर से चली जाती है ना। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें जो है उसमें जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स को उसकी फ्रेग्रेंस से, उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं, ठीक है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। आपको कभी सोचा कि मच्छर आपको कैसे जान लेते हैं कि आप कहाँ पे सो रहे हो, है ना। सो मस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय स्मेल ऑफ योर बॉडी। बॉडी की आपकी जो स्मेल होती है ना, जैसे कि तो उसको मस्कीटोज पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। और किस तरह से और पहचानते हैं, जो आपका पसीना वगैरह आता है तो उससे बॉडी की स्मेल होती है, वो तो होती है, साथ में आपकी बॉडी में एक वार्मथ होती है ना, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को भी वो सेंस कर सकते हैं। अब ये ब्लॉक में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। तो ये अपनी क्वालिटी बता रहा है कि मैं एक मेल सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपनी फीमेल को कितनी दूर से पहचान सकता हूँ, मैनी किलोमीटर्स अवे। सो व्हाट अ टैलेंट, है ना, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है ये। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। अब आप कभी, अगर आपके पास खुद का डॉगी है या आपके नेबरहुड में कोई हो, तो आप देखोगे कि वो डॉगी जब उसको शाम को घुमाते हैं तो वो इधर उधर सूंघते हुए चलता है, स्निफिंग करता है। तो वो क्या स्मेल करता है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अब हर डॉग, आपने अक्सर देखा होगा डॉगी जो है ना, कहीं भी किधर भी जा करके थोड़ा सा अपना यूरिन पास कर देते हैं, है ना। सो बिकॉज वो उस यूरिन में कुछ स्मेल होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आप छोटे हो इसलिए आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप बड़े हो गए तो जानोगे। तो उसमें कुछ स्मेल होती है ना, तो उसको बोलते हैं मार्किंग। तो डॉगी जो है उस सब जगह पे मार्किंग करते हैं। तो जब मार्किंग करते हैं, जब दूसरा डॉगी आता है तो वो इसी तरह से स्निफिंग करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी और डॉगी का मार्किंग हुआ है या नहीं हुआ है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम टू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, है ना। तो इस तरीके से वो ये जान लेते हैं कि मेरे एरिया में, मेरे लोकेलिटी में मेरे सिवा कोई दूसरा डॉगी भी घूमी करता है क्या। सो लेट्स सी, in what ways do humans make use of this special sense of smell of dogs। तो अब हम लोग ये स्पेशल सेंस जो डॉगी का होता है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वाले अंकल डॉगी को लेकर जाते हैं जब कहीं चोरी होती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए डॉगी को यूज़ करते हैं और वो ईजिली किसी चोर को पहचान सकते हैं ना। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि सेंस ऑफ स्मेल आपके लिए हेल्पफुल है। आपने कभी देखा होगा ना, जब केक रखा होता है फ्रिज में और आपने पानी के लिए फ्रिज खोला तो आपको पता चल जाता है मम्मा ने यहाँ पे केक छुपा के रखा है, बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही है ना। सो दैट इज़ योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पिंग टू यू टू लोकेट द गुड आइटम इन विच यू आर इंटरेस्टेड, है ना, कुछ ऐसे आइटम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय द स्मेल। अब आप ये बताओ, कोई ऐसे एनिमल्स को बताओ जिसको आप रिकग्नाइज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल के थ्रू। आई थिंक यू कैन रिकग्नाइज अ काउ, है ना, क्योंकि जब काऊ या बफलो वगैरह होती है तो वो जो जिस जगह पे होती है उसकी एक अलग सी स्मेल हो जाती है, तो यू कैन ईजिली, है ना। और आपको आपका डॉगी का भी पता चल जाता है, जिसके घर में डॉगी होता है वो थोड़ी सी अलग स्मेल होती है वहाँ पे। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक। अब ये आप खुद से करो घर पे कि आपको किस किस चीज़ों की स्मेल पसंद है, किस चीज़ों की नहीं पसंद है। ओके, सो डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। ओके, सो जस्ट इग्नोर दैट। सो हियर इज़ अनदर, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। अब ये कह रहे हैं कि क्या आपके फैमिली में मम्मी पापा, आप, भैया, दीदी या और भी कोई जो हैं उनमें से किसी के कपड़े बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं बिकॉज ऑफ द स्वेट, एंड किसके,
है ना. Did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc. Yes, है ना. जब किसी का पेट खराब होता है तो बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, उधर बस में भी, ट्रेन में भी, इवन मेलों में भी, है ना. कहीं पर भी ये हो सकता है किसी के भी साथ. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. नेक्स्ट इज व्हाई सो, ऐसा क्यों. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, है ना. तो कोई रजनी है वो बाहर चली गई. शी हैड टू लीव हर 6 month old सन, और उसका 6 महीने का छोटा सा प्यारा सा बेबी है दीपक, विथ हर सिस्टर सुशीला. और उसकी कौन बहन है, सुशीला नाम की उसकी बहन है. और सुशीला के साथ उसने दीपक को छोड़ दिया और रजनी तो बाहर चली गई. अब सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज. सुशीला का अपना भी बेबी है उसी एज का. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि दोनों ही बेबीज़ ने उसी समय पॉटी कर दी. शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट और उसने बहुत इजीली अपने बेबी को क्लीन कर दिया, है ना. उसकी बेबी डॉटर थी तो उसने उसको क्लीन कर दिया. बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर रजनी के बेटे दीपक की क्लीनिंग कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा. उसने अपने नोजी को अपने दुपट्टा यानी स्कार्फ से क्लोज किया. ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि उसने अपने नोजी को बंद करके रखा हुआ है ना, बेबी ने पॉटी करी हुई है. सो थिंक एंड डिस्कस. सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट डिड नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर. व्हाई डू यू थिंक सो डिड शी. तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुशीला ने नोजी कवर करी जब वो दीपक की नैपी क्लीन कर रही थी, लेकिन अपनी बेबी डॉटर की नैपी क्लीन करते हुए उसने ऐसा नहीं किया. ऐसा क्यों हुआ, मैं बताती हूँ आपको. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो अपनी बेबी की पॉटी क्लीन कर रही थी तो वो बहुत टाइम से शुरू से ही क्लीन करी, तो धीरे धीरे शी बिकेम यूज टू दैट स्मेल, है ना. उसको वो स्मेल की आदत हो गई है, तो उसको वो स्मेल बुरी नहीं लगी. लेकिन उसने दीपक का फर्स्ट टाइम किया था, या उसको दीपक की पॉटी की स्मेल की आदत नहीं थी, इसके लिए उसको वो बहुत ही ख़राब स्मेल लग रही थी. ओके. सो हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. आपको कैसा लगता है जब आप कचरे के ढेर के बगल से गुजरते हो. वेरी बैड ना. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. अब आप ये सोचो कि जब आपको वहाँ से गुजरते हो तो इतना बुरा लगता है, तो वो बच्चे कैसे करते होंगे जो पूरे पूरे दिन वो सब कचरे में से चीज़ों को उठाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं. इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे. अब ये पूछना है कि क्या स्मेल, कोई भी तरीके की जो स्मेल है वो गुड होती है या बैड होती है सबके लिए एक ही तरह से. नहीं, क्योंकि देखिए आप क्योंकि वहाँ रहते नहीं, आपको उसकी आदत नहीं है गार्बेज को, है ना, तो आपको वो बहुत बुरी लग रही है. लेकिन जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या गार्बेज के आसपास के एरिया में रहते हैं, उनको हमेशा से वो उस स्मेल को ब्रीथ करते हैं, है ना, तो उनको उसकी आदत होती है, तो इसलिए उनको वो उतनी बुरी नहीं लगती. इट्स टॉलरेबल फॉर देम. वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, है ना. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक. लेट्स सी. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द वर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स. सो अब ये पूछ रहे हैं कि किसी ऐसे बर्ड का नाम लिखो जिसके आइज़ फ्रंट में हो जैसे कि ह्यूमन्स की होती हैं. So let me think of it. Yeah, I remember. It's an owl, है ना. उल्लू जो होता है, आपने कभी अगर उल्लू का पिक्चर देखा होगा या बुक में शायद आगे है, नहीं है. ओके. सो यू कैन जस्ट सी फॉर योर सेल्फ. आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे, वो आपको दिखा देंगे. तो आउल को आप देखना, तो आउल की दोनों आइज़ बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं, जैसे हमारी दोनों आइज़ बिल्कुल सामने की तरफ होती है ना. देन नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड. व्हाट इज द साइज ऑफ द आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड. तो अब आप ये करके देख सकते हो खुद से. हम लोग आगे पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव द आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड. तो बहुत सारी ज़्यादातर बर्ड्स का क्या होता है कि उनकी आइज़ जो होती है हेड के दोनों साइड में होती है, फ्रंट में नहीं होती, है ना. द आइज कैन फोकस ऑन 2 different थिंग्स एट अ टाइम. अब आप ये सोचो कि उनकी आइज़ 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस करती है एक ही समय पे, है ना. राइट वाली अलग और लेफ्ट वाली अलग. व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. बट जब वो सामने की तरफ देखती तब उनकी दोनों आइज बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट पे एक साथ देखती हैं. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. बर्ड्स अपनी गर्दन बहुत टुक 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 हिलाती रहती हैं. डू यू नो वाई. ऐसा क्यों है. इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव. अब ज़्यादातर बर्ड्स में क्या होता है कि आइज़ जो है फिक्स होती है, वो मूव नहीं करती. तो उसकी जगह जब उनको इधर उधर देखना है तो वो क्या करते हैं, आइज़ की बजाय वो क्या मूव करेंगे, अपने नेक को, है ना, गर्दन को हिलाते रहेंगे, हेड को हिलाएंगे. लुकिंग विथ वन और बोथ आइज. So close your right eye and cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at the same distance and ask him to do same action, wave hand, shake hand, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. What was the difference on looking with one or both eyes? So अब ये एक एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ करो.
तो जब आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं ना तो आपको उसकी डिस्टेंस का अंदाज़ा लग जाता है ना, और जब आप दो आंखों से देखते हैं तो आप ज़्यादा एरिया देख पाते हो, एरिया ऑफ विजन आपका बढ़ जाता है ना। और उसी तरीके से जब बर्ड्स में है तो बर्ड्स जब दो अलग अलग राइट आई से राइट साइड में, लेफ्ट आई से लेफ्ट साइड में देख रही होती है तो उसका एरिया ऑफ विजन बढ़ जाता है ना, वो ज़्यादा चीज़ों को एक ही समय पर वो ज़्यादा चीज़ों को देख पाती है। लेकिन जब वो एक ही सामने की तरफ देखते हैं दोनों आई से एक सामने में, तो दे कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, उनको डिस्टेंस का अंदाज़ा लगता है कि वो चीज़, वो सामने का ऑब्जेक्ट उनसे कितनी दूरी पे है ना। सो नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब आप एक छोटी सी बॉल को या कॉइन को ऊपर की तरफ उछालिए और उसको कैच कीजिए। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन, और आपकी दोनों आंखें खुली रखो। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, अब ये ईजी कब था, ये आप खुद करके देखिए। देन इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अब आप ये सोचो कि अगर आपकी आंखों की जगह आपके आपके कान की जगह आपके आइज होती, व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। आप क्या कर पाते, आप लेफ्ट ईयर से लेफ्ट के साइड देखते हैं, राइट ईयर से राइट ईयर की जगह पे राइट आई हो जाती है और वहाँ से आप राइट के साइड में देखते हैं ना। सो ऐसा ही कुछ होता। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can। अब ये जो 3-4 बर्ड्स के नाम दिए, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, ये सभी प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, बेसिकली ये शिकार करती हैं। तो इसके लिए इनका जो विजन है ना वो 4 times ज़्यादा है। These birds can see things from a distance of 8 meters that we cannot see from a distance of 2 meters। ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे भी कोई सब चीज़ है उसको देख सकती है जो हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं देख सकते। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground। अब आपको समझ आई कि कितने ऊंचाई से, 8 मीटर के आसपास की ऊंचाई पे वो ईगल थी, तब उसने आपकी वो रोटी को देख लिया है ना। डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को कलर दिखता है। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। सो सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल चेंज बाई सम एनिमल्स, है ना। तो अब ये एक पिक्चर दी हुई है, ये ह्यूमन है सबसे फर्स्ट पिक्चर में। तो हमें तो ये सारे दिख रहे हैं, हमें पिंक भी दिख रहा है, डार्क पिंक भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, डार्क ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, ब्राउन भी दिख रहा है ना। फिर बर्ड्स को थोड़ा और ब्राइट दिखेगा, है ना, हमें थोड़ा सा शेड में कम है लेकिन बर्ड्स को थोड़ा ब्राइट दिखेगा। और ये डॉगी है, इसको डॉगी को क्या दिखेगा, सब कुछ ब्लू एंड ग्रीन के शेड में दिखेगा, पिंक नहीं दिख रहा है ना। तो रेड कलर नहीं दिख रहा है उसको, येलो, ग्रीनिश एंड ब्लूइश शेड में दिख रहा है। और ये कोई इंसेक्ट है आई गेस, तो उसको जो है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। सो इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सेम कलर्स, कैन सी सम कलर्स। तो ये कहा जाता है कि जो एनिमल्स दिन के समय में एक्टिव होते हैं उनको कुछ तो कलर्स दिखते हैं, हमारे जितने नहीं दिखते बट कुछ कलर्स दिखते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। लेकिन वो एनिमल्स जो रात में निकलते हैं, जिनका एक्टिव टाइम नाइट होता है, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। शार्प ईयर, इन क्लास 4th यू रेड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स, है ना। तो हमने क्लास 4th में पढ़ा था कि जो बर्ड्स के ईयर्स होते हैं वो फेदर्स से कवर होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। अब आप 10 एनिमल्स के नाम बताइए जिसके आपको ईयर्स दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है एलिफेंट, है ना, दिख रहा है। Then you can also have monkey, you can have dog, you can have deer, you can have chimpanzee, gorilla, panda and many more, है ना। So इस तरीके से आप खुद से ये एक्सरसाइज घर पे कीजिए। The name of some animals whose ears are bigger than ours। और अब कुछ एनिमल्स का बताइए जिनके ईयर्स हमारे से बड़े हैं। तो एलिफेंट का तो दिख ही रहा है। Then you can do it further. Think, is there some link between the size of the animal's ears and their hearing। अब आप ये सोचो कि उनका जो ईयर का साइज़ है, क्या उससे उनके हियरिंग में कोई रिलेशन है। So try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the figure. Let the same child say same thing, something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friends. तो ये कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल में एक शांत जगह को ढूंढिए और वहाँ पे अपने फ्रेंड से कहिए कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके सॉफ्टली कुछ कहे, और आप लोग सब लोग उसको ध्यान लगा के सुनने का कोशिश कीजिए। देन जैसा ये पिक्चर में दिखाया हुआ कि इसने अपने दोनों हैंड्स
को अपने कान के पिन्ना के पीछे की तरफ लगाया हुआ है। इस तरीके से लगा के आप फिर से वही एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। अब आप बताइए कि आपने आवाज़ को कब ज़्यादा अच्छे से सुन पाया। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। अब कह रहे हैं कि अपने हाथों को अपने कान पे ही रखो और फिर से आप जो कुछ कहना चाहते हो कहो, और क्या आपको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है? हाँ, सुनाई देती है। ओके, सिट नियर अ डेस्क। अब आप एक डेस्क के पास बैठो, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली। और डेस्क पे अपना सर इस तरीके से लगाओ जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, और डेस्क पे आप टैप करोगे तो आपको सुनाई देगा। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। तो आप जब आप बिना सर लगाए दूर से ही टैप करके सुनते हैं तो दूसरी तरीके से सुनाई देता है। जब आप अपने डेस्क पे सर लगा के और टैप करते हैं और सुनते हैं तो आपको आवाज़ ज़्यादा शार्प और क्लियर सुनाई देती है। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर। अब जो हमने ये डेस्क वाली एक्टिविटी करी है, इस तरीके से स्नेक्स जो हैं वो सुनते हैं, है ना। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। स्नेक्स के पास बाहरी कान नहीं होते, वो ऊपर से उनके बॉडी के ऊपर से नहीं दिखते, जो हमें नहीं दिखते, है ना। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। उनको क्या फील होता है? वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, है ना। जब स्नेक चल रहा होता है और उसी धरती पे हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों की जो वाइब्रेशन होती है, धम धम की जो आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को स्नेक सुन के जान जाते हैं कि सामने, उधर सामने से कुछ कोई आ रहा है। साउंड्स सेंड मैसेजेस। High upon a tree, a langur warns others of the dangers like a tiger or a leopard. The langur does this by making a special warning call. अब साउंड क्यों ज़रूरी है? साउंड सुनने के लिए तो ज़रूरी है ही, प्लस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी ज़रूरी है। तो लंगूर जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है और वो किसी टाइगर या लेपर्ड को देख के एक अलग तरीके की वार्निंग कॉल साउंड बनाता है, ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। और बर्ड्स भी इसी तरीके से जब कोई स्नेक या कोई ऐसे जो उनके एग्स या नेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे क्रीचर को, ऑर्गेनिज्म को देखती है तो वो भी जो है तेज़ तेज़ से आवाज़ें निकालती हैं। Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. और कुछ बर्ड्स में तो ऐसा है कि वो पर्टिकुलर डेंजर के लिए पर्टिकुलर साउंड निकालेंगे, है ना। So for an example, there is a different warning call of enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो वो ये भी बता सकती हैं अपने डिफरेंट वार्निंग कॉल से अपने अदर मेंबर्स को कि एनिमी स्काई की तरफ से है या एनिमी ग्राउंड की तरफ से। ओके, सो सी हाउ इंटेलिजेंट दे आर। देन देयर इज फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब फिशेस क्या करते हैं? फिशेस अपने अलार्म कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सेंड करते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है। तो बिकॉज उनको ये सेंसेशन मिल जाता है पहले ही, है ना, हमें तो बाद में पता चलता है। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो उनको इन बिहेवियर के ऑब्जर्वेशंस का पता होता है और वो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ अर्थक्वेक या कोई इस तरीके की स्टॉर्म वगैरह आने वाली है। सो एक ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। In December 2004, few tribes that live in forests of Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island was hit by tsunami, but those people were saved. ठीक है, सो ये बता रहे हैं कि 2004 में एक सुनामी आई थी, तो उसी समय पे अंडमान आइलैंड्स पे कुछ ट्राइबल्स थे, तो उन्होंने एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया और उनको पता चल गया और वो आइलैंड पे किसी सेफ जगह पे चले गए। तो जब सुनामी आई तो दे वर सेफ, है ना। सो नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। सो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरीके से डॉल्फिन्स की भी अपनी कोई लैंग्वेज है और अदर एनिमल्स की भी होती होगी। सो कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? तो आप बताओ किस एनिमल्स के आप साउंड को समझ सकते हो? आई गेस आप लोग काऊ का समझ सकते हो, डॉग का समझ सकते हो, क्योंकि ये हमने बहुत टाइम से डोमेस्टिकेट किया है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे डॉगी को अभी क्या चाहिए, है ना। वो जब धीरे धीरे से कूं 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 आवाज़ निकालता है, मतलब वो थोड़ा सा कुछ आपसे प्यार करके रिक्वेस्ट कर रहा है कोई चीज़ के लिए, है ना। और जब वो भाव 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 ज़ोर से करता है, मीन्स या तो वो गुस्सा है किसी से और या तो फिर कोई बाहर ही आया है जिसको वो पसंद नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत उसकी बातें समझ सकते हो। Do some animals understand your language? Which ones? क्या कुछ एनिमल्स आपकी भाषा समझते हैं? तो वो कौन है? ऑब्वियसली आपका डॉगी है, आपका पैरट भी समझता है ना, आपके कैट, आपकी किटी भी समझ सकती है। से इट विथ साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स।
how and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. So ये एक एक्टिविटी थी, इसको हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट इज sleeping, waking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो लॉन्ग डीप स्लीप के लिए चले जाते हैं एक सीज़न, मतलब लाइक 3-4 मंथ्स का अगर समर है तो वो 3-4 मंथ्स तक बिल्कुल सोए रहते हैं. दे डोंट, है ना, तो उस टाइम पे वो दिखाई नहीं देते. हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है वो कहाँ चले गए? तो जब ठंड का समय आता है तो आपने देखा होगा कि लिजर्ड्स जो है नहीं दिखाई देती है ना. सो इसलिए तो इसके वजह से वो आपको ठंड के टाइम में नहीं दिखती हैं. देन इज स्लॉथ. इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इट इज़ नॉट. तो ये जो स्लॉथ है वो बहुत ही स्लोएस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, वेरी वेरी लेजी, वेरी वेरी स्लो, एंड इट लुक्स मोर और लेस लाइक अ बेयर बट इट इज़ नॉट अ बेयर. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 70 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby. Sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. तो अब आप देखिए ये कितना ही स्लो है और कितना ही लेज़ी है, चाहे स्लो कहिए चाहे लेज़ी कहिए, कि ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और अराउंड 40 ईयर्स तक रहता है. और इस 40 ईयर्स के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रीज़ पर ही रह चुका होता है. तो इतना ये स्लो है. जब उस पेड़ की सारी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती तब ये दूसरे पेड़ पर शिफ्ट हो जाता है. और ये हमेशा सिर्फ खाता है, 17 आवर्स होता है, और इस तरीके से अराउंड 1 वीक के बाद इसको अपने आप को सुसु पॉटी करने की ज़रूरत होती है. ओके, सो तभी ये नीचे आता है. तो यहाँ पे ये आप पिक्चर में देख रहे हो 24 आवर्स का साइकिल है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक. तो 18 आवर्स और 6 स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ 6 नहीं, ओके सॉरी. सो 24 आवर्स की ये सर्कल है, इसमें 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स. तो ये जो ग्रे शेडेड पोर्शन है ना, तो 18 आवर्स तक तो वो सो रहा है. टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक वो सिर्फ है आपका 6 आवर्स, है ना, और बाकी पूरा टाइम वो सो रहा है. स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ इज़ वो जो ग्रे वाला शेडेड पोर्शन है. सो गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स. अब इसी तरीके से ये देखिए लिजर्ड का है. लिजर्ड्स 6 आवर्स, 12, 18 एंड 24 ये लगभग पूरे टाइम अवेक ही रहती है. ठीक है. सो क्योंकि इसलिए अवेक रहती है क्योंकि फिर ये विंटर्स में जाके पूरा सो जाती है ना. काऊ का देखिए आपको पता चल जाएगा कि जो ये दो शेडेड है ना, 2 शेडेड पोर्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो बस उतना ही टाइम ये सोती है. तो ये कितने आवर्स. सो दिस होल सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 12. तो 24 आवर्स का मतलब है कि एक जो शेडेड पोर्शन वो 2 आवर्स के बराबर है. तो यहाँ पे जब 2 शेडेड पोर्शन है तो मीन्स 4 आवर्स के लिए काऊ स्लीप करती है. तो 4 आवर्स गाय जो है आपकी सोती है और बाकी टाइम्स वो जगी होती है. जो पाइथन है वो कितने आवर्स सोता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 आवर्स सोता है. एंड 1 2 3 6 आवर्स के लिए जगता है. एंड जिराफ क्या है? ओनली 2 आवर्स के लिए सोता है एंड बाकी पूरा टाइम वो जगता है, 22 आवर्स. देन ये जो आपका किटी है ये 12 आवर्स सोती है, 12 आवर्स जगती है ना, एग्जैक्टली हाफ है. So, when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. तो ये आप खुद कीजिए. Then a tiger can see 6 times better at the night than most of us. तो टाइगर जो है रात में हमसे 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाता है. Okay. A tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements of or the vibrations in the air. जो टाइगर्स की जो मूछें होती है ना, वाइट दिख रही है आपको, whiskers बोलते हैं इनको. तो ये जो होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है. तो ये हवा में जो मूवमेंट होता है ना उसको सेंस कर लेते थे. हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड स्प्रे. और इसकी वजह से टाइगर रात में मूव कर सकता है और अपने शिकार को ढूंढता है. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ द लीव्स एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. तो टाइगर का सुनने का सेंस इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शार्प होता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो डिफरेंस बता सकता है कि ये पत्तियों के हिलने की वजह से रसलिंग की जो साउंड आ रही है वो पत्तियों के हिलने से आ रही है या कोई एनिमल मूव कर रहा है ग्रास में. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. तो जो टाइगर का जो ईयर है ये यहाँ पे दिख रहा हुआ है पिना ऊपर, ये सभी डायरेक्शन में घूम सकता है और सभी डायरेक्शन से साउंड्स को कैच कर सकता है. देन टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस.
है ना। तो जब ये गुस्से में होता है तो अलग साउंड है, फिर जब अपनी टाइगर्स को बुलाता है तो अलग साउंड है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर, और टाइगर की जो दहाड़ने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर्स तक अराउंड सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है, एक लोकेलिटी होती है जिसमें ही वो रहता है और दूसरा टाइगर को अलाउ नहीं करता। सो इट इज़ अराउंड सेवरल किलोमीटर्स, मतलब कई किलोमीटर्स का होता है। टाइगर्स मार्क द एरिया विद द यूरिन, जैसा कि हमने डॉगी के केस में ऊपर समझा था कि टाइगर्स भी उस तरीके से अपने पूरे एरिया को अपने यूरिन से मार्किंग कर देते हैं ना। यूरिन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये एरिया इस वाले टाइगर का, उधर हमको नहीं जाना है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय स्मेल ऑफ द यूरिन, और उसी यूरिन से वो जान जाते हैं कि कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में घुस के आ गया है क्या। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया, और एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। अब टाइगर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, लेकिन आजकल टाइगर पे बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा शिकार भी हो रहा है, प्लस शिकार तो अभी नहीं हो रहा है लेकिन उसके जो जंगल है उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसके वजह से उसको रहने की जगह ही नहीं है, उसके लिए प्रे ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? कैन ह्यूमन बींग्स बी थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? सो ये सब आप लोग डिस्कस कर लीजिए। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? आपको पता है क्या, कुछ एनिमल्स को मारा भी जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसर्स फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। तो अब आप देखिए एलिफेंट को किस लिए मारते हैं, जो उनके आउटर जो टीथ होते हैं ना, जिसको टस्क बोलते हैं, उसके लिए ना, उसके वो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं या शो पीसेस बनते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। सो राइनोसरस को उसके हॉर्न्स के लिए, जो वन हॉर्न राइनो असम में होता है उसको, है ना। फिर टाइगर्स है, क्रोकोडाइल्स है और स्नेक्स है, इनको उनकी स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड फॉर जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, और मस्क डियर को उसकी मस्क के लिए, क्योंकि वो मस्क जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होती है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, और जो लोग एनिमल्स को मारते हैं वो हंटर्स एंड पोचर्स कहे जाते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, है ना। तो टाइगर्स और इस तरह के और भी एनिमल्स की संख्या बहुत ही कम हो रही है और इस बात का खतरा है कि वो लोग टोटली ख़त्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, और इनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम से कर दिया है। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसी का एक एग्जाम्पल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और घाना जो है भरतपुर राजस्थान में। इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इस एरिया को इतना इसलिए प्रोटेक्टेड घोषित किया कि यहाँ पे ना कोई हंटिंग कर सकता है और ना कोई इस जंगल को ख़राब कर सकता है, पेड़ काट सकता है। ओके, सो फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो ये आप अपने मम्मी पापा से करवाइए। देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, गूगल कीजिए और रिपोर्ट बनाइए। व्हाट वी हैव लर्न, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग? व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग सो? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दे मे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू टू डू। वी हैव डिस्कस द चैप्टर नाइसली। पेपर डॉग आप बना लीजिए, that's an activity for fun. So I hope the chapter is clear to you. I have explained each and every line and word to the best of my efforts as I could. It seems to be easy, quite easy, but it was quite difficult, I would say. It's my personal experience, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग बोलना है ना। So anyways, it was nice to go through class 5th NCERT environmental studies. So hope you enjoyed. I did. Thank you. Please share and subscribe.